नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। इनकी नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर होगी और बिहार लोक सेवा आयोग परीक्षा का आयोजन करेगा। प्रतियोगिता में बैठने के लिए यूजीसी का मापदंड अपनाया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कुल 43 एजेंडों पर मंत्रिपरिषद की मुहर लगा दी। इस समय पूरे झारखंड में पेयजल संकट को लेकर राजभवन गंभीर है। गर्मी से पहले ही राज्यपाल ने इसकी तैयारी शुरू करने का निर्देश दिया है। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के साथ बैठक में राज्यपाल ने साफ कहा कि गर्मी की तपिश बढ़ने से पहले ही विभाग को तैयारी शुरू कर देनी चाहिए ताकि लोगों को पानी के संकट से न गुजरना पड़े। झारखंड सरकार ने प्रदेश में कैंसर रोग से पीड़ित मरीजों को राहत देते हुए कैंसर के बेहतर उपचार के लिए रिम्स में 7 नए पदों के सृजन का फैसला लिया है। इन पदों में रेडिएशन एन्कोलॉजिस्ट का पद, रेडिएशन सेफ्टी ऑफिसर के 3 पद, रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजिस्ट के 3 पद शामिल हैं। साथ ही कैबिनेट ने गोड्डा में प्रस्तावित होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के लिए विभिन्न वर्गों के 116 पदों के सृजन का फैसला लिया है। कैबिनेट ने कुल 15 प्रस्ताव पर राज्यपाल की सहमति का ब्यौरा किया है। देवघर में सोलर एनर्जी को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न कंपनियों और गैर मजरूआ जमीन देने का फैसला लिया गया है। देवघर में सोलर एनर्जी को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न कंपनियों को गैर मजरूआ जमीन देने का फैसला लिया गया है। कैबिनेट सचिव ने फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि देवघर में सोलर एनर्जी के लिए 3 कंपनियां काम कर रही है और ऐसी कंपनियों को जमीन देने की मांग की थी। इसी के मद्देनजर मोहनपुर अंचल में जमीन देने का फैसला किया गया है। इसी तरह पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को भी चाईबासा में विद्युत उपकरण निर्माण के लिए भूमि देने का निर्णय लिया गया है। ईवीएम विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने आरोप लगाया है कि राष्ट्रपति शासन में भी झारखंड में कोई बदलाव नहीं आया है। यहां तक कि सरकारी कार्यालय से भी जिम्मेदार अधिकारी नजर रहते हैं। राज्यपाल के दौरे में सच्चाई सामने आ चुकी है। धनबाद में प्रदीप यादव ने यह भी आरोप लगाया कि झारखंड में एक बार फिर मार्च रूट की तैयारी चल रही है। झारखंड में नगर निकाय चुनाव के लिए नामांकन खत्म हो गया है। इस दौरान रांची नगर निगम अध्यक्ष और वार्ड पार्षद के पदों पर कई प्रत्याशियों ने नामांकन का पर्चा दाखिल किया। इनमें रांची के मेयर पद के लिए झारखंड जनाधिकार मंच समर्थित उम्मीदवार नवीन प्रकाश लकड़ा और भाजपा कार्यकर्ता देवी दयाल मुंडा ने भी नामजदगी का पर्चा दाखिल किया। कृषि बीज उपकरण घोटाला में फंसे झारखंड के पूर्व मंत्री नलिन सोरेन की अग्रिम जमानत याचिका निगरानी कोर्ट ने खारिज कर दी है। कोर्ट में सुनवाई के दौरान निगरानी की ओर से केस डायरी प्रस्तुत कर नलिन सोरेन पर लगे आरोपों को अदालत के सामने रखा गया। इसके बाद जस्टिस ER सिन्हा की अदालत ने नलिन सोरेन की अग्रिम याचिका को खारिज करने का आदेश दिया। पूर्व मंत्री नलिन सोरेन की जमानत याचिका खारिज होने के बाद निगरानी ने दबिश बढ़ा दी है। निगरानी नलिन सोरेन के साथ ही नैफेड के मैनेजर बलवीर सिंह ढेंगरा, निरामय के प्रदीप गोस्वामी के खिलाफ इश्तेहार जारी कर भगोड़ा घोषित करने की तैयारी की है। कृषि बीज उपकरण घोटाले में निगरानी से अनुमति मिलने के बाद तीनों आरोपियों के खिलाफ कुर्की जब्ती की कार्रवाई भी की जाएगी। पूर्वी के भाजपा विधायक रघुवर दास ने डॉक्टर प्रभात हत्याकांड की सीबीआई जांच की मांग की है। साथ ही उन्होंने इस मामले के तार एयर होस्टेस मौसमी चौधरी हत्याकांड से जोड़ने की भी बात कही है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर प्रभात की पत्नी अनामिका कई बार उनसे मिलकर सुनियोजित साजिश का अंदेशा जता चुकी है। ऐसे में इसकी जांच कराना जरूरी है। कोर्ट के काम में लगने वाले एडवोकेट वेलफेयर स्टाम्प की कमी मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने असिस्टेंट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन को कड़ी फटकार लगाई। इससे पहले कोर्ट के निर्देश पर AIG रजिस्ट्रेशन कोर्ट में हाजिर हुए कोर्ट को जानकारी दी कि वेलफेयर स्टाम्प की 3,35,000 शीट छपकर यहां कई दिनों से रखा हुआ है, जिसका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होने के कारण जिलों में स्टाम्प की किल्लत हो रही है। मुजफ्फरपुर में 19 सितंबर से लापता नवरौना मामले में नया मोड़ आ गया है। नवरौना के पिता ने मामले की जांच कर रहे CID के DSP अशफाक अंसारी पर ही ऑनर किलिंग में फंसाने की धमकी देने का आरोप लगाया है। बिहार पुलिस से न्याय की उम्मीद छोड़ चुके नवरौना के परिवार ने अब बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से न्याय की गुहार लगाने का फैसला किया है। वहीं 22 अप्रैल को नवरौना मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होनी है, जहां बिहार सरकार को जवाब देना है। पटना में पुलिसकर्मियों की दादागिरी पर लोगों का आक्रोश भड़का और इसके बाद लोगों ने पुलिस को खदेड़ दिया। घटना चिड़ैयाटांड़ पुल के पास की है। क्विक मोबाइल के जवानों ने गलत दिशा से आ रही एक गाड़ी को रोका और चाबी निकाली। जब ड्राइवर ने इसका विरोध किया तो पुलिसकर्मियों ने उसकी जमकर पिटाई की और थाना ले जाने की कोशिश करने लगे, जिससे वहां मौजूद लोग भड़क गए और पुलिस पर धावा बोल दिया। उनका कहना था कि अवैध वसूली को लेकर पुलिसकर्मियों ने ड्राइवर की पिटाई की। मैट्रिक परीक्षार्थियों ने विक्रमशिला एक्सप्रेस में उत्पात मचाया। लखीसराय में काफी संख्या में परीक्षार्थी भागलपुर से दिल्ली जा रही विक्रमशिला एक्सप्रेस में चढ़े और कई जगहों पर ट्रेन को रोका। कुछ परीक्षार्थियों ने यात्री को सीट छोड़ने को कहा और इसका विरोध करने पर मारपीट शुरू कर दी। छात्रों के साथ स्थानीय लोग भी वहां पहुंचे और जमकर तोड़फोड़ की। साथ ही कई यात्रियों का मोबाइल फोन लूट लिया। इसके अलावा पेंट्री कार में भी लूटपाट की। सहरसा में स्कूली छात्रा के साथ गैंगरेप किया गया। छात्रा स्कूल जा रही थी, इस दौरान 3 लड़के उसके खेत में ले गए और सामूहिक दुष्कर्म किया। इसके बाद ग्रामीणों ने 3 आरोपियों को पकड़ लिया और उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया। एसपी ने बताया कि इस मामले में स्पीडी चार्ज चलाकर आरोपियों को सजा दिलाई जाएगी। भागलपुर में मोबाइल चोरी के आरोप में लोगों ने एक युवक की पिटाई कर दी। इस मामले में पुलिस की भूमिका भी सवालों के घेरे में। पुलिस की मौजूदगी में उसकी पिटाई की जाती रही। इतना ही नहीं, जब उसे थाना लाया गया तो यहाँ भी कानूनी कार्रवाई के बजाय पुलिस ने उसकी पिटाई शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि आदमपुर चौक के पास से 2 चौके एक व्यक्ति से मोबाइल फोन छीनकर भागने लगे, लेकिन लोगों ने उसमें से एक को पकड़ लिया और पिटाई की। कोर्ट ने पुलिस हिरासत में मौत मामले में पुलिसकर्मी सहित 3 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 10,000 का आर्थिक दंड भी लगाया है।
जिन लोगों को सजा सुनाई गई है उसमें तुर्की यूपी का दफ्तर जिंदेश्वर शाह, सुमेरा पंचायत समिति का सदस्य बाबर अली और उसका चाचा फजल शामिल है। ये मामला 20 साल पहले का है। बेगूसराय में एक रिक्शा चालक को पीटने के आरोप में राज्य मानवाधिकार आयोग ने तत्कालीन नगर थाना प्रभारी विश्व रंजन पर 50,000 का जुर्माना लगाया है। रुपए विश्व रंजन के वेतन से काटकर रिक्शा चालक को दिया जाएगा। ये मामला 22 सितंबर 2009 का है। तत्कालीन नगर थाना प्रभारी ने एक रिक्शा चालक और एक पत्रकार की बेरहमी से पिटाई की थी और ईटीवी के फुटेज के आधार पर विश्व रंजन को सस्पेंड किया गया था। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सिवान में अवैध तरीके से चल रहे अल्ट्रासाउंड क्लिनिक को सील कर दिया। टीम ने कई जगहों पर छापेमारी की जिससे अवैध तरीके से क्लिनिक चला रहे लोगों में हड़कंप मच गई। प्रशासन को खबर मिली थी कि शहर के कई क्लिनिकों में अवैध तरीके से भ्रूण की जांच की जा रही है, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापेमारी की। पुलिस ने कतरास में अधिवक्ता के घर चोरी मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके पास से चोरी के 300 ग्राम सोना के जेवरात भी बरामद किए, जिसकी बाजार में कीमत करीब 9 लाख रुपए है। वहीं मामले के अन्य आरोपियों की तलाश में पुलिस जुट गई है। बोकारो थर्मल थाने में 2 सगी बहनों के गायब होने का मामला दर्ज कराया गया है। बताया जाता है कि दोनों बहनें गाजियाबाद के युवा बहनों से सोशल नेटवर्किंग साइट के जरिए संपर्क में आई थी। इस दौरान उनकी गहरी दोस्ती हो गई। इसके बाद फेसबुक में इनके बीच बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। बीते माह दोनों अचानक गायब हो गई। जो है मुंबई अगर आपको इस न्यूज चैनल पर दिखाई गई किसी खबर या कार्यक्रम से शिकायत है तो न्यूज ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी को लिखें। ज्यादा जानकारी के लिए www.nbanewdelhi.com पर लॉग ऑन। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में कुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। भूली बिस्ट्री की देखना ना भूली। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बना एंटी रेप बिल मंगलवार को लोकसभा में पास हो गया। मंगलवार को लोकसभा में इस बिल को गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने पेश किया, जिस पर सदन में बहस, वोटिंग और संशोधनों के बाद इसे पास कर दिया गया। इस बिल में पीड़िता की मौत के मामलों में गुनाहगार को उम्र कैद या फिर मौत की सजा का प्रावधान किया गया है। साथ ही एसिड से हमले, घूरने, पीछा करने के मामलों में सजा का प्रावधान है। इस बिल पर करीब 6 घंटों की बहस हुई। विपक्ष और यूपीए के सहयोगी दल एनसीपी के सभी संशोधन प्रस्ताव गिर गए। एनसीपी के संशोधन में एसिड हमले के साजिशकर्ता को उम्र कैद देने की मांग थी। अब एंटी रेप बिल को बुधवार को राज्यसभा में पेश किया जाएगा और पूरी उम्मीद है कि ये राज्यसभा में भी पास हो जाएगा। आपको बता दें कि इस बिल पर मुख्य विपक्षी दल बीजेपी समेत करीब सभी दल सहमत हैं। केंद्रीय कैबिनेट ने मंगलवार को यूपीए की महत्वाकांक्षी योजना खाद्य सुरक्षा विधेयक को मंजूरी दे दी है। खाद्य सुरक्षा विधेयक को संसद के मौजूदा सत्र में पेश करने की तैयारी है। इस योजना के तहत देश के 67% आबादी को सस्ते दर पर अनाज मिलेगा। खाद्य सुरक्षा के तहत प्रति व्यक्ति को हर एक महीने 5 किलो सस्ता अनाज देने की योजना है, जिसमें चावल 3 रुपए प्रति किलो, गेहूं 2 रुपए प्रति किलो और ज्वार बाजरा 1 रुपए प्रति किलो दिया जाएगा। योजना के लिए 62 मिलियन टन अनाज की जरूरत पड़ेगी। केंद्रीय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मामलों के मंत्री केवी थॉमस ने बताया कि उनके मंत्रालय ने इस योजना के तहत जो भी सिफारिशें की थी उसे मान लिया गया है और सरकार संभवतः शुक्रवार को संसद में इस विधेयक को लेकर आएगी। संयुक्त राष्ट्र में श्रीलंका के खिलाफ आने वाले प्रस्ताव के मुद्दे पर डीएमके की समर्थन वापसी के बाद सरकार सख्ते में है। सरकार ने डीएमके को संतुष्ट करने के लिए अपनी राजनीतिक कवायद शुरू कर दी है। सरकार ने श्रीलंका में तमिलों के विस्थापन और अत्याचार के मुद्दे पर संसद में एक प्रस्ताव लाने का फैसला किया है। संसद में प्रस्ताव आने के बाद सरकार को उम्मीद है कि डीएमके अपनी समर्थन वापसी के फैसले पर विचार कर सकता है। सरकार श्रीलंका में तमिलों के मसले पर प्रस्ताव का मसौदा तैयार कर रही है, जो जल्दी ही संसद के पटल पर रखा जाएगा। सरकार ने प्रस्ताव लाने का फैसला कांग्रेस कोर ग्रुप की बैठक के बाद लिया।
श्रीलंका में तमिलों के मानवाधिकार के मुद्दे पर मंगलवार को डीएमके ने यूपीए सरकार से समर्थन वापस ले लिया है। श्रीलंका में तमिलों पर हो रहे अत्याचार और दोहरे मापदंड के मुद्दे पर डीएमके का रुख साफ है कि सरकार को संयुक्त राष्ट्र में श्रीलंका के खिलाफ मतदान करना चाहिए। डीएमके ने केंद्र सरकार पर दबाव बनाते हुए संयुक्त राष्ट्र में श्रीलंका के खिलाफ मतदान करने को कहा था, लेकिन सरकार ने श्रीलंकाई तमिल के मुद्दे पर कड़ा रुख अख्तियार करने से मना कर दिया। इसके बाद डीएमके ने समर्थन वापसी का ऐलान कर दिया। डीएमके का ये भी कहना है कि वो यूपीए सरकार को बाहर से समर्थन नहीं देगी। इधर सरकार डीएमके की समर्थन वापसी के बाद कांग्रेस को पूरी तरह स्थिर बता रही है। वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने बताया कि सरकार डीएमके के मांगों पर विचार कर रही है। चिदम्बरम ने डीएमके के दोबारा सरकार में वापसी की उम्मीद जताई और दावा किया कि सरकार को कोई खतरा नहीं है। उधर श्रीलंका में रह रहे तमिलों की समस्याओं समेत अनेक मुद्दों पर मंगलवार को संसद के दोनों ही सदनों में भारी हंगामा हुआ। हंगामे की वजह से दोनों सदनों की कार्रवाई में बाधा पड़ी। इस मसले पर संसदीय कार्य मंत्री कमलनाथ ने कहा कि सरकार श्रीलंकाई तमिलों के मुद्दे पर संसद में चर्चा को तैयार है। इधर डीएमके के समर्थन वापसी के ऐलान के बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। विपक्ष ने यूपीए की सरकार को जुगाड़ की सरकार करार दे दिया और कहा कि इससे देश का भला नहीं होने वाला। साथ ही बीजेपी उपाध्यक्ष नकवी ने ये भी ऐलान कर दिया कि उनकी पार्टी हमेशा चुनाव के लिए तैयार है। तो पार्टी के वरिष्ठ नेता वेंकैया नायडू ने भी केंद्र सरकार पर गंभीर टिप्पणी करते हुए कहा कि सरकार के भीतर कोई लोक लाज नहीं बची है। वेंकैया नायडू ने आरोप लगाया कि जब सदन बजट पर बहस कर रहा था, उस वक्त देश के वित्त मंत्री सदन में मौजूद रहने के बजाय चेन्नई में करुणानिधि को मनाने में जुटे हुए थे। वेंकैया ने आरोप लगाया कि सरकार पर न तो लोगों का विश्वास है, न ही उनके सहयोगी दलों का। बीजेपी ने केंद्र की यूपीए सरकार को देश पर बोझ बताया। कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इटली के प्रति सख्त रुख का परिचय दिया है। सोनिया ने साफ कर दिया कि इटली को 2 भारतीय मछुआरों की हत्या के आरोपी अपने दोनों नाविकों की वापसी को लेकर सर्वोच्च न्यायालय से किया गया वादा निभाना चाहिए। साथ ही संसदीय दल की बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि भारत श्रीलंका के लोगों के मानवाधिकारों की रक्षा का समर्थन करता है। उन्होंने कहा कि भारत श्रीलंकाई तमिलों के हितों के प्रति पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है और श्रीलंका पर अत्याचार के आरोपों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। एनडीए के शासनकाल में अतिरिक्त स्पेक्ट्रम के आवंटन में हुई अनियमितता के मामले में दिल्ली की अदालत ने भारतीय सेलुलर लिमिटेड के अध्यक्ष सुनील भारती मित्तल, एसआर ग्रुप के प्रमोटर रवि रुइया समेत 5 लोगों को समन जारी किया है। मित्तल और रुइया के अलावा कोर्ट ने असीम घोष, जो उस वक्त हचिसन नेक्स्ट टेलीकॉम प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक थे, और पूर्व दूरसंचार सचिव श्यामल घोष को समन जारी किए हैं। इन लोगों को आरोपी की तहत ही समन जारी किए गए हैं। 11 अप्रैल तक कोर्ट के समक्ष पेश होने को कहा गया है। उम्मीदों के मुताबिक आरबीआई ने मंगलवार को लघुकालिक ब्याज दर में 0.25% की कटौती का ऐलान किया है। आरबीआई ने आर्थिक विकास और निवेश को गति देने के लिए रेपो दर में 1/4% की कटौती कर दी है। साथ ही आरबीआई ने चेतावनी जारी की है कि ब्याज दरों में आगे और कटौती करने से खाद्य पदार्थों की महंगाई दर में इजाफा होगा और चालू खाते का गाता बढ़ जाएगा। आरबीआई ने कहा कि अकेले ब्याज दरों में कटौती से निवेश नहीं बढ़ेगा। श्रीनगर में 13 मार्च को हुए आत्मघाती हमले में शहीद हुए 5 सीआरपीएफ जवानों के मामले की गुत्थी जम्मू कश्मीर पुलिस ने सुलझा ली है। कश्मीर के पुलिस महानिरीक्षक एजी मीर ने बताया कि सीआरपीएफ जवानों पर हमले के दौरान मारे गए 2 आतंकियों की पहचान कर ली गई है। उन्होंने बताया कि एक आतंकी का नाम सैफ है, जो दायरा गाजी खान का निवासी है, जबकि दूसरे का नाम हैदर है, जो मुल्तान पाकिस्तान का रहने वाला है। मीर ने बताया कि इस मामले में पुलिस ने एक पाकिस्तानी आतंकी सहित 4 आतंकियों को गिरफ्तार भी किया है। जम्मू कश्मीर विधानसभा में मंगलवार को उस वक्त हंगामा मच गया जब बीजेपी विधायक और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जुगल किशोर सामाजिक कल्याण मंत्री सकीना इट्टू के साथ उलझ गए और नौबत हाथापाई तक आ पहुंची। दरअसल हंगामा उस वक्त शुरू हुआ जब जुगल किशोर जम्मू में फ्लाईओवर निर्माण में हो रही देरी को लेकर योजना मंत्री के जवाबों से संतुष्ट नहीं हो रहे थे। उसी वक्त इस मुद्दे पर प्रदेश के सामाजिक कल्याण मंत्री ने कुछ टिप्पणी की जो बीजेपी विधायक को खल गई। उसके बाद वो सीधे मंत्री सकीना इट्टू की तरफ तेजी से बढ़े और उनके साथ उलझ पड़े। बाद में रमन भल्ला, मोहम्मद अकबर लोन और अन्य विधायकों ने स्थिति को संभाला। इस घटना के बाद विधानसभा अध्यक्ष ने जुगल किशोर को निलंबित कर दिया और मार्शल ने उन्हें जबरदस्ती सदन से बाहर किया। महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में गोवा से मुंबई जा रही एक बस नदी में जा गिरी। इस दुर्घटना में 37 लोगों के मारे जाने की खबर है, जबकि इस घटना में करीब 15 लोग जख्मी हो गए हैं। घटना रत्नागिरी के खेत के पास हुई जब ड्राइवर ने बस पर अपना नियंत्रण खो दिया। बताया जा रहा है कि बस में कुछ विदेशी भी सवार थे। हादसे में जख्मी सभी मुसाफिरों को खेत जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
राज्यसभा के उपसभापति पीजे कुरियन ने मंगलवार को वेटिकन सिटी जाकर रोमन कैथोलिक समुदाय के 286वें धर्मगुरु पोप फ्रांसिस प्रथम से मुलाकात की। फ्रांसिस लैटिन अमेरिका से चुने जाने वाले प्रथम पोप हैं। पोप पद पर चयन के बाद मंगलवार को विधिवत रूप से प्रतिष्ठापन किया गया। बहुत चर्चे में है पार्टी आपकी में। ये जिंदा पार्टी होती है वही चर्चा में रहती है। विकास में आप क्यों बाधा बन? क्या झारखंड को आप किसान विहीन बनाना चाहते हैं? जहाँ बेदर्द हाकिम हो वहाँ फरियाद क्या कर? ऐसी बात नहीं है, सरकार तो अपना काम कर रही है। नए नेता आ गए हैं, उसमें आपकी पूछ कुछ कम गई। पूछ कम नहीं, देखिए पार्टी का नेटवर्क लंबा चौड़ा। सिद्धांतहीन पार्टी हुई है। तार और चढ़ाव होते रहते हैं लोकतंत्र में। हम एक आइडियोलॉजी की राजनीति कर रहे हैं। आमने सामने बढ़ रही है जनसंख्या, घट रही है जोत, ऊपर से महंगाई का बोझ। विश्व बाजारों में जारी है प्रतिस्पर्धाओं का दौर। कृषि उत्पादन और आमदनी बढ़ाने की होड़। हम बताते हैं आपको कैसे करें कम लागत में अधिक उत्पादन। उन्नत बीज, नई तकनीक और विविधीकरण से बनाए संपूर्ण, समृद्ध और खुशहाल भारत। अन्नदाता देखिए हर रोज सुबह 6:30 बजे। भारत की 3 दिवसीय यात्रा पर आए मिस्र के राष्ट्रपति मोहम्मद मुर्सी ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान दोनों ही देश खाद्य सुरक्षा, आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा सुरक्षा जैसी चुनौतियों से मिलकर लड़ने पर सहमति जताई गई। दोनों देशों के बीच सूचना प्रौद्योगिकी, सौर ऊर्जा, लघु उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक सेवा क्षेत्र और साइबर सुरक्षा क्षेत्र में कई समझौते हुए हैं। मुलाकात के बाद संयुक्त प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा कि दोनों देश आपसी रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। तुतीकोरिन समुद्र तटीय इलाके से गिरफ्तार किए गए 5 श्रीलंकाई मछुआरों को स्थानीय अदालत ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अब ये 1 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में रहेंगे। सुरक्षा बलों ने इन्हें 17 मार्च को भारतीय समुद्री इलाके में कब्जे में लिया था। मछुआरों ने बताया कि तेज हवा के चलते ये भारतीय सीमा में आ गए। भारतीय सीमा की उन्हें तनिक भी जानकारी नहीं थी। इराक की राजधानी बगदाद में शिया बाहुल्य इलाके में मंगलवार को हुए सीरियल बम धमाके में 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जबकि 200 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। कई जगहों पर हुए कार बम धमाकों में मुख्य रूप से छोटे छोटे रेस्टोरेंटों, बस अड्डों और दैनिक कामगारों को निशाना बनाया गया है। इस घटना की किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली है। इस तरह के बम धमाकों की गिरफ्त में इराक उस वक्त आया जब अमेरिका ने इराक पर आक्रमण किया था। तब पिछले 10 साल से यहाँ आए दिन बम धमाके हो रहे हैं। चीन के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भारत के साथ संबंध बेहतर बनाने के लिए 5 सूत्रीय फॉर्मूला सुझाया है। सीमा विवाद को काफी जटिल मुद्दा मानते हुए चीनी राष्ट्रपति ने इसे सुलझाए जाने तक दोनों देशों को सीमा पर शांति और स्थिरता को बनाए रखना चाहिए। हाल ही में चीन के राष्ट्रपति और सेना प्रमुख की जिम्मेदारी संभालने वाले शी जिनपिंग ने भारत के साथ संबंध को बेहतर बनाने के संकेत दिए हैं। उन्होंने अगले सप्ताह ब्रिक्स देशों की बैठक से इतर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मुलाकात की प्रबल इच्छा जताई है। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा का इजराइल, फिलिस्तीन, वेस्ट बैंक और जॉर्डन की 3 दिवसीय यात्रा का दौरा शुरू हो गया है। 2009 में राष्ट्रपति बनने के बाद इस क्षेत्र में ओबामा की ये पहली यात्रा होगी। जब यात्रा की घोषणा हुई उस वक्त इससे काफी उम्मीदें थीं, मगर उनके एक बयान से ये उम्मीदें खत्म सी होती दिख रही हैं। एक इजरायली टीवी पर ओबामा ने कहा कि उनके पास कोई ठोस शांति योजना नहीं है और वो सिर्फ दोनों पक्षों की बात सुनेंगे। ओबामा के इस बयान से लोगों को लगने लगा है कि इस यात्रा से कुछ ठोस नतीजे की उम्मीद करना ठीक नहीं है। वित्तीय संकट से जूझ रहे साइप्रस को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से मिल रहे राहत पैकेज ने एक नई समस्या पैदा कर दी है। सेविंग अकाउंट से 10% धनराशि ग्रहण किए जाने का मसला लोगों को हजम नहीं हो रहा है। सेविंग अकाउंट उपभोक्ता इसका विरोध कर रहे हैं। विरोध को देखते हुए मंगलवार को भी बैंक और एटीएम सेवा बंद रही। सरकार इस मसले पर गुरुवार को किसी तरह की प्रतिक्रिया देने से इनकार कर रही है। हालांकि सरकार इस कोशिश में जुटी हुई है देश को दिवालिया होने से बचाया जाए और लोगों को नुकसान भी न हो। वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति निकोलस मदुरो को 14 अप्रैल में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में जीत मिलने की पूरी संभावना दिख रही है।
एक सर्वे कंपनी के सर्वेक्षण में ये बताया गया है कि निकोलस को उनके प्रतिद्वंदी उम्मीदवार हेनरिक कैप्रिलेस के मुकाबले कहीं ज्यादा वोट मिलेंगे। सर्वे में निकोलस को 49% से ज्यादा वोट मिलने और हेनरिक को 34% से कुछ ज्यादा वोट मिलने की संभावना जताई गई है। निकोलस ह्यूगो चावेज के निधन के बाद 8 मार्च को कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे। प्रकृति से दोस्ती ही जीवन का आधार है। जापान सरकार ने सुनामी से प्रभावित 190 किलोमीटर समुद्र तटीय इलाके में चेरी का 20,000 पेड़ लगाने की योजना की शुरुआत कर दी है। आने वाले 10 सालों में इस योजना को अंजाम तक पहुंचा दिया जाएगा। चेरी वृक्ष लगाने का खास मकसद फुकुशिमा में आई न्यूक्लियर आपदा जैसी घटना दोबारा न हो और यहां से निर्वासित हुए लोगों को फिर से वापस बुलाना है। परियोजना अधिकारी के मुताबिक अगले 30 साल में यहां से निर्वासित हुए लोग वापस आ जाएंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि चेरी के वृक्ष से सुनामी जैसे आपदा के असर को काफी हद तक कम किया जा सकता है। नए पोप के विधिवत प्रतिष्ठापन की तैयारियां अपने अंतिम चरण में हैं। सेंट पीटर्स स्क्वायर के चारों ओर लकड़ी के बाड़ लगाए गए हैं। इस अनमोल घड़ी का गवाह बनने के लिए दुनिया भर से लोग वेटिंगन पहुंच रहे हैं। दुनिया भर से आए 130 प्रतिनिधियों की सुरक्षा के लिए सुरक्षा व्यवस्था अभी से चाक चौबंद कर दी गई है। इस प्रतिनिधि मंडल में कई राजनीतिक और धार्मिक हस्तियां भी शामिल हैं। इनमें अर्जेंटीना, ब्राजील, चिली, मैक्सिको, कोस्टारिका, पराग्वे के राष्ट्रपति शामिल हैं। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जो बिडेन के भी समारोह में उपस्थित रहने की संभावना है। स्कॉटलैंड के अबर्डन में स्थित जॉन एपिस्कोपल चर्च ने सांप्रदायिक सद्भाव की मिसाल कायम की है। चर्च ने अपने परिसर में मुस्लिम समुदाय को नमाज पढ़ने की अनुमति दी है। ये अनुमति किसी एक वक्त के लिए नहीं बल्कि 5 वक्त के लिए दी गई है, वो भी बगैर किसी समझौता और राजनीतिक दबाव के। इसकी वजह यह है कि चर्च के पास स्थित मस्जिद में लोगों के हिसाब से जगह कम पड़ रही है, लिहाजा लोगों को धूप और बरसात में मस्जिद परिसर से बाहर खड़ा होना पड़ता था। इसे देखते हुए चर्च ने अपने परिसर में नमाज अदा करने की अनुमति दी है। गरीबी और भुखमरी हटाने के लिए चीन के प्रयास की संयुक्त राष्ट्र ने सराहना की है। संयुक्त राष्ट्र के मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स के तहत गरीबी और भुखमरी हटाने के लिए 2015 तक जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था, उसे चीन ने तय समय से पहले ही हासिल कर दिखाया है। संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक मामलों के उप महासचिव वू होंगबो ने कहा है कि चीन ने लोगों के जीवन स्तर को सुधारने में बेहतरीन प्रयास किया है। कई देशों में लक्ष्य को हासिल किया जाना अभी बाकी है। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी आबू धाबी में अंतर्राष्ट्रीय आभूषण प्रदर्शनी समाप्त हो गई है। 5 दिनों तक चली इस प्रदर्शनी में सोने, हीरे और रत्नों से बने विभिन्न तरह के आभूषणों की प्रदर्शनी लगाई गई। इसमें संयुक्त अरब अमीरात के आभूषण डिजाइनरों के अलावा दूसरे मुल्क के डिजाइनरों ने भी अपने आभूषणों को लोगों के सामने रखा। ईटीवी के सभी प्यारे दर्शकों का योग मंत्र में स्वागत है। मैं योग गुरु डॉक्टर महेंद्र सिंह और मेरे साथ में है मेरी सहयोगी डॉक्टर नेहा। आज हम करेंगे कपोत आसन का अभ्यास, लेकिन इससे पहले एक बार फिर से देख लेंगे कल हमने जिस आसन का अभ्यास किया था। अश्वासन को करने के लिए सबसे पहले पीठ के बल लेट जाएंगे, दोनों पैर मिले हुए, दोनों हाथ थाइस के पास में रखेंगे, अपने शरीर को बिल्कुल एक सीध में रखेंगे। अब धीरे धीरे दोनों हाथों को ऊपर की तरफ उठाते हुए सर से साइड में रखेंगे, अर्थात दोनों हाथ कंधों की स्थिति में आ जाएं, ऐसा करें। हथेलियों का रुख जमीन की तरफ रखें। अब धीरे से अपने बाएं पैर को, लेफ्ट लेग को ऊपर की ओर उठाएं 90 डिग्री कोण पर और श्वास को पूरा बाहर निकालते हुए दाहिने हाथ की हथेली की तरफ पैर के पंजे को ले जाएं और जिस तरफ पैर ले जा रहे हैं उससे विपरीत दिशा में देखें, अर्थात गर्दन को पैरों के विपरीत दिशा में रखें।
और जब पैरों को वापस लेकर आए तो पहले पूरा ऊपर की तरफ और फिर वापस नीचे की तरफ लेकर जाएं। कपोतासन को करने के लिए सबसे पहले दोनों पैर सामने से खोल लेंगे। अब एक पैर को घुटने से मोड़ते हुए कमर के पीछे की तरफ ले जाएंगे एक पैर को, अर्थात एड़ियों का रुख घुटम की तरफ रहे, और दूसरे पैर को घुटने से मोड़ते हुए एड़ी को जंघा के मूल में रखेंगे, अर्थात एक पैर मुड़ा हुआ और एक पैर बिल्कुल सीधा रखेंगे। दोनों हाथ थाइस के पास में रखेंगे। अब धीरे धीरे बैक बेंडिंग करेंगे, अर्थात श्वास लेते हुए अधिकतम बैक बेंडिंग करने की कोशिश करेंगे। पीछे जो पैर है वो बिल्कुल सीधा रखते हुए पूरा ऊपर देखेंगे। फाइनल पोजीशन में कुछ सेकंड्स के लिए रुकेंगे, अपने चेस्ट को एक्सपेंड करते हुए श्वास को बाहर निकालते हुए धीरे धीरे वापस आगे की तरफ आते हुए हल्का सा विश्राम कर लें। इस तरह से बदल बदल के करेंगे। अब दूसरे पैर को घुटने से मोड़ते हुए पीछे की तरफ ले जाएं एक पैर को, और दूसरे पैर की एड़ी को जंघा के मूल में रखें, थाइस के बेस में रखें, और पैर के पंजे को, जो पीछे वाला पैर है उसके पैर के पंजे को स्लांट रखते हुए धीरे धीरे बैक बेंडिंग करेंगे। पूरा ऊपर देखें, कुछ सेकंड्स के लिए फाइनल पोजीशन में बने रहें और ध्यान रखें चेहरे की मांसपेशियों पर बिल्कुल तनाव नहीं आने दें। सांस निकालते हुए धीरे धीरे रिलैक्स करें। एक बार फिर से करेंगे। दोनों पैर सामने खोलें, इस तरह से एक पैर को घुटने से मोड़ लें, एड़ी को जंघा के मूल में लगाते हुए दूसरे पैर को पीछे से बिल्कुल सीधा रखेंगे और अधिकतम बैक साइड से स्ट्रेचिंग करते हुए अधिकतम बैक बेंडिंग करने की कोशिश करें। अपने चेस्ट को हल्का सा एक्सपेंड करते हुए पूरी एकाग्रता रीढ़ की हड्डी पर ले जाते हुए इस आसन का अभ्यास करेंगे, आंखें खुली हुई, और कोशिश करें फाइनल पोजीशन में श्वास को रोक कर रखें बाहर की तरफ। रिलैक्स, विश्राम करें। दोनों पैरों को सामने की तरफ खोलते हुए विश्राम कर लेंगे। मेरुदंड के लिए बेहद उपयोगी है, अर्थात मेरुदंड का लचीलापन इस आसन से बनता है और बैक थाइस की अधिकतम स्ट्रेचिंग होती है, अर्थात लोअर बैक पे एक्स्ट्रा फैट, कमर पे एक्स्ट्रा फैट, नितंब या जंघा पर जिनके एक्स्ट्रा फैट रहता है उनके लिए बेहद उपयोगी है ये आसन का अभ्यास, कपोत आसन का अभ्यास। लेकिन ध्यान रखें, जिनको भी घुटनों में दर्द हुए जबरदस्ती इस तरह से पैरों को मोड़कर इस आसन का अभ्यास बिल्कुल भी नहीं करेंगे। आज का योग मंत्र है, योगासन करते समय में श्वास का विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए। पहली चीज तो हमें श्वास नासिका से लेना और नासिका से ही छोड़ना चाहिए। जितने भी फॉरवर्ड बेंडिंग वाले आसन अर्थात आगे की तरफ झुकने वाले जो आसन है उसमें हमें श्वास को बाहर निकालना होता है, और जितने भी बैक बेंडिंग वाले आसन है अर्थात पीछे की ओर झुकने वाले जो आसन है उनमें हमें श्वास को भीतर की ओर लेना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे योग की एक नई जानकारी के लिए। तब तक के लिए नमस्कार। बन के पसीना सींचता है धरती का सीना, मेहनत का तेरी हक दिलवाने